नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। बिहार की जब हम बात करते हैं, बिहार की नदियाँ, क्या नदियों से खिलवाड़ किया गया इसीलिए बाढ़ आई? क्या बाढ़ नदियों की प्राकृतिक नेचर है? एक कि बाढ़ नदियों में जब मौसम है, क्या इंसान ने नदी के इलाके पे, नदी के क्षेत्र में अपने आप को फैलाया, अपना एरिया जो था वो नदी के एरिया में खुद आके उसने उस पर कब्जा किया और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार चाहे नदी की प्रकृति है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नदी सिर्फ पानी नदी की में और किस तरह से जो हमारी भारत की नदियां हैं या बिहार की नदी की बात करें या उत्तरी भारत की नदियों की बात करें, वो किस तरह से यूरोप की नदियों से अलग है या अमेरिका की नदियों से अलग है, तो हमें उनको उनके साथ जो हमारा व्यवहार वो भी अलग होना चाहिए। किस तरह से हिमालय से उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है नदियां और जहां-जहां वो बहती हैं वहां की भूमि को किस तरह से उपजाऊ बनाती हैं। अगर आप फ्लड प्लेन्स पे या वेटलैंड्स पर या जिम्मेदार नदी को नहीं ठहरा सकते। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी मौजूद हैं। जब बिहार की नदियों की बात आती है तो अगर कोई इसमें विशेषज्ञ है तो नमस्कार, जी बताइए। जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब बिहार में नदियों की बात आती है, बिहार में एक तरह से नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ है वो हर साल ही देखी जाती है कि क्या नदी को हम किस तरह से समझे? क्या वो एक सिर्फ पानी है या इंसान नदी के इलाके में घुस गया और जिस तरह से नदियों के साथ चाहे तटबंध बनाए, चाहे नदियों को समेटने की कोशिश की गई, क्या वो व्यवहार सही रहा? ये काम किया गया था उस वक्त सही लगता रहा होगा। और वैसे तो आपने बहुत पूछा कि हम लोगों के साथ नदियों के रिश्ते हैं, जी वो किस तरह से पैदा हुए होंगे, हमारे पूर्वजों ने किए होंगे। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में हमारे ये शब्द जरूर आता है, विश्वस्य मातरः सर्वा। ये नदियाँ जो हैं ये पूरे विश्व की माताएं हैं। फिर सिर्फ माताओं का ही रिश्ता हम लोगों ने नहीं रखा, उसे बहुत से आगे बढ़ करके माता बनाया, बहन बनाया, सहेली बनाया, कितने कितने रिश्ते हम लोगों ने उसके साथ कायम किए। मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना समय होगा कि किसने किया और किसने ऐसा कहा और क्या क्या हुआ। लेकिन ये है कि हमारे रिश्ते तो बने नदियों के साथ में और उसी रूप से देखा हम लोगों ने, माता के रूप में ही उनको अधिकांशतः हम लोगों ने देखा। तो उसी तरह के रिश्ते हैं, मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति है। आपका अंग्रेजों ने आकर के हमको सिखाया कि फॉरेस्ट इज ए रिसोर्स, माउंटेन्स आर रिसोर्स, rivers are resource, everything is a resource. When it is a resource, then it must be exploited. अगर रिसोर्स है तो उसका दोहन होगा। अब अगर हम अपने नदी को माँ कहते हैं तो माँ का दोहन या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मदर है ना, ये बड़ी भद्दी कल्पना है, बहुत ही भद्दी कल्पना है, जो कि सिर्फ पैसे के टर्म्स में या इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, भौतिक विकास के बारे में सोचते हैं, अपने नाते रिश्ते के बारे में सोचते हैं। उनके लिए एक बहुत ही दुख देने वाला ये शब्द है रिसोर्स। योर मदर कैन नेवर बी योर रिसोर्स, यू नो, शी इज समथिंग एल्स। और वो अगर आप नहीं समझते हैं तो आप फिर अपने तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे। हम लोगों ने जब वहाँ सेटल करना शुरू किया था नदी के किनारे, तो उसका एक लंबा इतिहास है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अन्न का आविष्कार, अनाज का आविष्कार करीब आज से 9-9.5 साल पहले मनुष्य ने किया था। और उसके पहले वो नोमैड था, वो सारे तरफ के जंगलों में घूमता था, जानवरों को का शिकार करता था या कंदमूल फल जो कुछ भी मिला खा पी करके अपनी उनकी ज़िंदगी चलती थी, उनका अपना लाइफस्टाइल था। फिर उसमें उन्होंने आग की, उन्होंने पहिए की खोज की, बहुत से काम उन्होंने उधर रहते हुए कर डाले थे। और एक चीज़ वो भी खोज लिया था उन लोगों ने आज से करीब 3.5-4 साल, 1000 साल पहले। लेकिन यह है कि जब वो खेती करना शुरू किया, अनाज उत्पादन करना शुरू किया 9-9.5 साल पहले, तब उनको नोमैडिक लाइफ छोड़ करके एक जगह रहना पड़ा।
और एक जगह जब रहना पड़ा तो उन्होंने जगह खोजी। पहले तो वो पहाड़ पर रहे, नदी से डर लगता था, लेकिन ये था कि अनाज उत्पादन करना है तो नदी के पास जाना होगा, तो नदी के उनके अलग रिश्ते बने। लेकिन फसल काट करके वो फिर पहाड़ पर। उनमें से कुछ दुस्साहसिक लोग रहे होंगे जो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये हम लोग 15-20 दिन साल में परेशान रहते हैं नदी के पानी से, उसकी बाढ़ से जब वो किनारे तोड़ करके बाहर आती है, यहीं रह जाते हैं, क्या है, कोई ना कोई उपाय कर लेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, पहाड़ चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो साहसिक लोग वहाँ रहे, और वो जो भी उन्होंने तरीका रखा होगा, या तो डीह हम लोग यहाँ बोलते हैं कि गांव जी में कुछ ऊंची ज़मीन बना ली, तो बरसात के समय में उस पर चले गए अपने जानवरों के साथ में। तो नदी का पानी आता है तो वो नीचे रहता है उनके खेतों तक, जो उस वक्त या तो बो दिए गए होंगे उसमें कुछ, या फिर बोने वाले होंगे, वहाँ तक रहता था, उनके घरों तक नहीं पहुँचता, वहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर वो पीढ़ी जो बीत गई, जो लोग आए थे कि कोई बात नहीं हम 15-20 दिन इसके साथ रह लेंगे नदी की बाढ़ के साथ में, उन लोगों ने जब नदी को देखा तब उनको लगा कि अरे इसको तो कुछ करना चाहिए भाई, ऐसे क्यों हम वहाँ चले जाएंगे, और ये पानी आता है परेशान करता है। हम लोगों बस्ती बढ़ती थी तो उसका कटाव की क्षमता बढ़ती थी और वो हमारी रिंग को काट देता था। मेरा रिंग कट गया तो मेरे घर में पानी आ गया, दूसरे का कट गया तो उसके घर में पानी आ गया। तो फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि ठीक है हम लोगों ने बनाया सुरक्षा के लिए, लेकिन ये चलने वाला मामला नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। बैठे होंगे लोग साथ में, क्या क्या कहते हैं, घर की सुरक्षा के लिए बेहतर है कि हम गाँव को घेर लें रिंग से। गाँव में ही पानी नहीं घुसेगा, गाँव में पानी नहीं घुसेगा तो हमारा घर भी बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ फिर समस्या आती है कि गांव भी तो एक ही गांव नहीं था ना, आसपास में और लोग भी रहते थे, उनके भी गांव थे, तो उन लोगों ने भी अपने साथ वही काम करना शुरू किया। फिर नदी का जी दूसरा किनारा था, अगर हम अपने किनारे पर नदी के प्रवाह में बाधा डालेंगे तो वो दूसरे किनारे वाले भी सफर करेंगे, वो पानी उनकी तरफ ज़्यादा जाने लगेगा, तो वो भी कुछ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे तो उनके यहाँ भी परेशानियाँ पैदा होती होंगी। तो पहले रिंग टूटती थी, अब तो गाँव का ही रिंग टूटता है। मुझे लगता है कि एक स्टेज ऐसी आई होगी जबकि ये सारे लोग मिल करके उनका जो कुछ भी रहा हो या शासक रहा हो, जो कुछ रहा हो, उसके पास गए होंगे कि हम लोगों ने इतना तो करके देख लिया, लेकिन ये नदी का पानी हम लोगों को परेशान करता है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तो राजा प्रजा का संबंध वहाँ था, तो राजा जो था अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए उसने अपने मंत्रियों को या नवरत्नों को या जो भी नाम हो उनका, उनको बुलाया होगा कि भाई प्रजा के सामने ऐसी ऐसी तकलीफें आ रही हैं तो इसका कुछ उपाय कीजिए। और जो सबसे समझदार उन लोगों का मंत्री या नवरत्न रहा हुआ, उससे कहा होगा कि आप कुछ इंतजाम कीजिए इसका, और संसाधन की कमी नहीं होगी, आपके पास जो कुछ भी खर्च होगा वो राज्य के हिस्से आएगा। मंत्री जो था उसने सोचा कि ठीक है ये काम तो राजा की तरफ से दायित्व मिला है तो हमको करना ही है, तो उसने कोई और आदमी पकड़ा होगा कि भाई ठीक है इसमें तो मजदूर लगेंगे, तो आप उसका इंतज़ाम कीजिए और हम ये काम शुरू करवाते हैं। और उसके दिमाग में बात जरूर रही होगी कि ये को बचाना या गांव को बचाने की चीज़ नहीं है, अगर कुछ करना है तो नदी के साथ ही कर दें, तो नदी के किनारे ही बांधना। तो उस दिन पहला डोनर एजेंसी पैदा हुई होगी राजा की शक्ल, जो कि उसको फाइनेंस करेगी, फाइनेंसिंग एजेंसी। दूसरा जो मंत्री रहा होगा जिसको कि खामखा इंजीनियर रजा मित्र, वो पहला इंजीनियर होगा। और जिस आदमी को जिम्मा दिया होगा कि तुम मजदूरों का जुगाड़ करो और हम ये काम करेंगे, वो पहला ठेकेदार रहा होगा। इन तीनों की उत्पत्ति एक ही दिन हुई, एक फाइनेंसिंग एजेंसी, एक इंजीनियर और एक ठेकेदार। वहाँ से इनके रिश्ते बड़े होंगे और तब नदियों के किनारे वो बांध बने। समय के साथ इन लोगों जी को पता लगा होगा कि नदी का पानी अकेला तो आता नहीं था, वो तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स थे, गाद जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, गाद ले करके आता था। तो ये एम्बैंकमेंट बन जाने की वजह से वो गाद का आना हमारे यहाँ बंद हो गया, कम हो गया। अगर वो तभी आएगी गाद जबकि एम्बैंकमेंट जुटेगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तब हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी पर उसका असर पड़ता है, हमारे ग्राउंड वाटर पर उसका असर पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और कोई भी तटबंध आज तक दुनिया में न तब और न अब ऐसा बना है जो कि टूटे नहीं। और जब टूटेगा नहीं, जब टूटेगा तो पहले जो बाढ़ दिल्ली की तरह से आती थी आपके इलाके में, अब वो बाढ़ बन करके आएगी, शेर बन करके आएगी, क्योंकि आपने उसका लेवल बढ़ा दिया हुआ है एम्बैंकमेंट बना करके।
नदी एम्बैंकमेंट के अंदर, 2 दीवारों के अंदर अगर वो सारा पानी रहेगा तो उसका फ्लड लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा, और उस हालत में अगर वो एम्बैंकमेंट टूटता है तो आपके यहाँ ज़्यादा तबाही आएगा। जी, जो सिल्ट कहते हैं कि बिहार की अगर हम बात करें, नॉर्थ बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, तो वो जो सिल्ट का लेवल है वो कह रहे बहुत बढ़ता जाता है, उसकी वजह ये एम्बैंकमेंट भी है। और क्या उसका अब कोई सोल्यूशन, समाधान नहीं बचा है? देखिए, दिक्कत ये है कि हम लोग पानी के साथ क्या करना है वो हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस सिल्ट का क्या करना है उसके बारे में हमारी कोई खास जानकारी नहीं अभी तक। हमारी दिक्कत ये है कि ये बात हम महफिल में कह नहीं सकते कि हम उसको सिल्ट को जानते थे। नदी तो पहले पूरे इलाके पर फैलाती थी, अब उसको अगर आपने सीमित कर दिया, महदूद कर दिया 2 दीवारों के बीच में, तो फ्लड लेवल को ऊपर करना शुरू कर दिएगा, स्वाभाविक है वो करेगी। उस बेड लेवल से निपटने के लिए, राइजिंग बेड लेवल से और राइजिंग फ्लड लेवल से निपटने के लिए फिर आपको एम्बैंकमेंट को उसी तरीके से ऊंचा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पिछले 50 साल के अंदर 2 बार ऊंचे करने पड़े, एक तो 1987 में हुआ था और एक अभी हाल में 2008 में, 2 साल के बाद हुआ, 2 साल जो बीच हुआ था उसके बाद हुआ। तो ये तो एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। जब भी आप सिल्ट डिपॉजिट होगा, और वो हो रहा है, वो उसका स्टडी भी हुआ है, दिल्ली IIT ने किया था 62 और 74 में, और उसका जो राइज था वो उन्होंने निकाला था कि इतना राइज एवरेज एवरी ईयर है, और उसके हिसाब से हमको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने का मतलब है एनवायरनमेंट को रेज करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक काम हमको करना पड़ता है, और हमारा जो लॉस है। और दूसरे ये है कि रिवर का जो अगर क्रॉस सेक्शन आप देखें तो ऊपर हिमालय के नीचे तो बोर्डर भी आते हैं साथ में, लेकिन एक स्टेज पर बॉर्डर वहाँ सेटल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट। फिर उसके बाद कोस्ट सैंड आगे बढ़ती है, और उसके बाद से फिर फाइन सैंड आगे बढ़ती है। तो ये जो लाइटेस्ट मटेरियल होता है जिस तरह की हमको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में फायदा मिलता है, वो नदी के टॉप लेवल पर होती है, जो कि बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे आर द फर्टिलाइजिंग, दैट्स अ फर्टिलाइजिंग सेट। तो वो अगर हमारी नदी अगर आजाद है, उपजाऊ बनाती है, वही पानी निकल करके जाएगा ऊपर वाला, विच कंटेन्स ह्यूमस एंड फाइन पार्टिकल। उसके बाद जैसे जैसे आप नदी के गहराई में उतरते जाएंगे तो उसका पार्टिकल कोर्स होता जाएगा, और सबसे हैवी पार्टिकल वो नीचे की ओर रहता है, दैट इज कोर्स सैंड, हमारे यहाँ मैदान में आकर के। तो अब अगर एम्बैंकमेंट टूटेगा, जैसा कुसाहा में हम लोगों ने देखा था, या कहीं भी देख लीजिए, आपने तो देखा ही होगा, कुसाहा में भी जो दूर दराज के इलाके थे जहाँ तक वो फाइन सिल्ट ट्रेवल कर सकी, वहाँ अच्छी फसल हुई थी 2008 में। लेकिन जहाँ एम्बैंकमेंट टूटा वो इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास में, जिसमें कि नेपाल का भी हिस्सा तबाह हुआ, उसमें कोर्स सैंड पड़ गई। हमारे भारतवर्ष के भी बहुत से इलाके में कोर्स सैंड पड़ गई, और उस पर आपकी कोई खेती नहीं होती, कुछ नहीं होता। उस पर आप शकरकंद उगाइए या तरबूज और खरबूज की कोशिश कीजिए, वो जो ट्रेडिशनल खेती करने वाले हैं उन तरीके नहीं मालूम हैं, तो ऐसे ही पड़ी रही। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी बालू पुराना पड़ जाए, सड़ जाए, मिट्टी में बदल जाए, तब हम खेती शुरू करेंगे। सुनते हैं वहाँ 12-13 साल हो गया कुसाहा में बांध को टूटे हुए, अब वहाँ ज़मीन पर थोड़ी थोड़ी खेती शुरू हुई। अब जो बालू पड़ा, मतलब कहीं भी मान लीजिए मेरे गाँव में बालू पड़ जाता है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, तो मैं तो इंतज़ार करूंगा कि अगर कहीं ऊपर और बहा करके ले जाएगा यहाँ से। दूसरी बात ये हुई कि हम लोगों ने ये एम्बैंकमेंट बनाए, तो बाहर से जो पानी नदी में अपने आप आ जाता था, तो नदी और हैबिटेशन के बीच में हमने दीवार खड़ी कर, वहाँ जो पानी बरसेगा वो अब नदी में नहीं आएगा। अब नदी में नहीं आएगा तो या तो जहाँ डिप्रेशन मिलेगा वहाँ वो जमा हो जाएगा कंट्री साइड में, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तब वहाँ उस नदी को ज्वाइन करेगा, साइड में चला जाएगा। बरसात में स्लुइस गेट बंद ही रखा है। और वहाँ अगर कोई ट्रिब्यूटरी मिलती है नदी की, तब हम वहाँ क्या करेंगे? नदी, उसमें तो ज़्यादा पानी है, उसमें तो वर्षा का पानी नहीं है, उससे और भी ज़्यादा पानी है। तब वहाँ कहते हैं कि हायर देन दैट ऑफ द ट्रिब्यूटरी, तो स्लुइस गेट आप उठा ही नहीं सकते, वो तो उल्टा उसी में जाएगा, ट्रिब्यूटरी में ही जाएगा। देन व्हाट यू डू इज यू एम्बैंक द ट्रिब्यूटरी ऑल्सो, वो भी कर दिया हमने। तब ये जो मेन रिवर का एम्बैंकमेंट है और ट्रिब्यूटरी का एम्बैंकमेंट वही रहेगा, तो या तो वो सीप करके खत्म होगा या इवैपोरेट करके खत्म होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो या तो छोटी नदी का एम्बैंकमेंट वहीं के रहने वाले काट देंगे कि पानी उनका ड्रेन आउट हो जाए,
या अगर बड़ी लेवल का नदी का लेवल जो है वो नीचे जाता है तो उसको काटेंगे तो वहाँ से पानी निकल जाए और इनकी खेती जो है वापस ढर्रे पर आ जाए। हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। जी जो पानी आता है एम्बैंकमेंट को, एक तो मतलब अगर एम्बैंकमेंट सलामत रह जाए तब वो ट्रिब्यूटरीज का और स्लूइस गेट का और इन सब की लीला शुरू हो जाती है। और अगर नहीं होता है, आई मस्ट रिमाइंड कि एम्बैंकमेंट के बीच में हमारे यहाँ कोसी एम्बैंकमेंट में करीब 380 गाँव हैं विद इन दोज 2 वॉल्स। उनका रिहेबिलिटेशन हुआ था और वो लोग फिर वापस आ गए क्योंकि लैंड फॉर लैंड नहीं दी गई उनको, खाली घर बना दिया गया बाहर। और उनकी जो कॉलोनीज थी, उनकी जो बस्तियाँ थी, दे गॉट वाटर आउट मोस्ट ऑफ देम। वो बाहर से अंदर आ गए कि ठीक है 15-20 दिन की तकलीफ होगी, महीने भर की तकलीफ होगी, जब फ्लड लेवल इज हाई वहाँ से निकल के हम लोग एम्बैंकमेंट पर आ जाएंगे। तो आकर के वो करते हैं अपना भी बहुत जगहों पर करते हैं। तो कोसी में 380 गाँव हैं, बागमती में 94 गाँव हैं, महानंदा में 66 हैं। ऐसे बहुत से गाँव हैं, देर आर इनटू हंड्रेड्स। कई सी नदियों का गंडक का मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं उसका सर्वे नहीं कर पाया, शायद सरकार ने किया है तो वो बताते नहीं है कि एम्बैंकमेंट के भीतर वहाँ क्या हालत है। तो कुल मिला करके जब ऊपर से पानी आता है तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। और हमने उसके रास्ते में सिर्फ एम्बैंकमेंट ही नहीं बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं जिसके ड्रेनेज का हम लोगों ने इंतजाम नहीं किया। प्रॉपर ड्रेनेज जो होना चाहिए था उसका इंतजाम नहीं किया। रेलवे लाइन्स बिछाई, उसका प्रॉपर एम्बैंकमेंट का डिजाइन नहीं किया। तो अब पानी को निकलने का रास्ता या तो वो जंप करके जाएगा या तोड़ करके जाएगा कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन वो स्थिति है। तो हम उसके बीच में फंसते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको। 2007 में हमारे जो एम्बैंकमेंट्स थे, कैनाल्स थी और रोड्स थी, नेशनल एंड स्टेट हाईवेज और ये विलेज रोड्स वगैरह ये सब मिला करके 34 जगह हमारे एम्बैंकमेंट टूटे थे इन 2007। 54 जगह पर 54 प्लेसेस ये स्टेट और नेशनल हाईवेज टूटी। उसमें वो MDR और जो छोटी सड़कें हैं वो भी शामिल हैं। और 829 जगह विलेज रोड्स टूटी। और कभी भी उस साल जो मैक्सिमम फ्लड लेवल था किसी भी नदी का वो अचीव नहीं हुआ। यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि इतनी जगह तोड़ दिया नदियों ने इन सारी चीज़ों को और उसका पानी फैल गया। सो दैट द मैक्सिमम फ्लड लेवल hitherto known was never exceeded। एक बात हुई। और दूसरी चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि जिन जिन जगहों पर ये दरारें पड़ी या एम्बैंकमेंट या सड़कें टूटी, वहाँ बाढ़ का पानी इशारा कर रहा था कि हमको यहाँ से जाने का रास्ता चाहिए, तो उसको रास्ता देना चाहिए था, तो उसके आगे वो पानी ड्रेन आउट हो जाता। लेकिन वो ना करके हमने उन सारे गैप्स को पूरी तरह से बांध दिया। अब इसको इतना मजबूत कर देते हैं कि अब ये यहाँ से कभी नहीं टूटेगा। इट्स लाइक ए वेल्डिंग जॉइंट। जो वेल्ड हम लोग करते हैं कोई चीज़ को, 2 बार्स को या 2 टुकड़े को, तो वेल्डिंग जॉइंट नहीं खुलता, उसके बगल में टूट जाता है। ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए थी जब वो कर रहे थे। और दूसरी बात ये हुई 2007 में कि वो पानी बाढ़ का जो चारों तरफ फैल गया था वो 2 से 2.5 महीने तक बना रहा। तो बना रहने का मतलब है कि वहाँ से पानी की निकासी का रास्ता उसको नहीं मिला। तो उसके पास 2 ही चीज़ें थी कि या तो वो सीप करे या इवापोरेट करे। और उसकी वजह से बहुत सा रबी की फसल का, विंटर क्रॉप्स का नुकसान हुआ, क्योंकि पानी अगर नहीं हटेगा तो वहाँ हल नहीं चलेगा, हल नहीं चलेगा तो बीज नहीं पड़ेगा, बीज नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में पानी की निकासी में फर्क पड़ता है। और जो पानी के रास्ते में हम लोगों ने बाधाएं इकट्ठी की, उनका हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमने देखा है कि बहुत से बूढ़े लोगों से बात की जो कि 80s 90s या इवन 100+ के हैं। बहुत से लोगों से मैंने खोज करके बात की कि भाई ये अब क्या हो रहा है, और जब आप लोग बच्चे थे या जवान थे तब क्या होता था। वो तो कुछ नहीं होता था, पानी आता था चला जाता था। हमारी बाढ़ जो थी वो 2.5 दिन की होती थी और उसके बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छी खासी फसल हो जाती थी और रबी हो जाती थी। एक दफ़े धान हमने पैदा कर दिया, धान और मकई, और उसके बाद रबी में हमारा दाल और
तिलहन पैदा हो जाता था, दलहन और तिलहन आराम से चलता था, मछली में ही जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात अलग थी कि ग्लैमर हमारे पास नहीं। जो आज वो लोग कहते हैं कि आपके लोगों के साथ में ग्लैमर है, वो हमारे पास नहीं था। लेकिन हमको ना तो कोई खाने पीने की दिक्कत थी, ना इस तरह की कोई परेशानी थी। तो अब क्या हुआ, वो बोलते हैं अब तो पानी आता है जाता ही, 2.5 नहीं दिन तो के कब बाद बिहार का शोक बन गई कोसी। शोक नहीं बनती है। देखिए, शोक बिहार का कोई आदमी उसको शोक नहीं कहता है। जो हम लोग पढ़ गए नए नए, तो इट वॉज सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल। एक्चुअली सौरव शब्द का आविष्कार किया अंग्रेजों ने, बिकॉज दे कुड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दोज प्लेसेस। क्योंकि पब्लिक कह देती थी कि तो वो पहुंच नहीं पाते थे वहाँ, और पहुंच भी गए तो बोले कि सब तो बाढ़ आ गई, सब ले गया, ले गई बाढ़ सब, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम आपको क्या देंगे। तो जी क्या देंगे, तो फिर they started calling it sorrow। मैं फिर वही पुरानी पहली बात पर आता हूँ कि if you call it a mother, your mother is not a sorrow for you, it is something else। आपने उसको रिसोर्स बना दिया और हमको भी सिखा दिया कि ये रिसोर्स। तो जो जी हमारा डील करने का तरीका था वो बड़ा अद्भुत था कि हम लोगों ने इन सारे जितने भी हमारे आज के रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, हमने उन सबको बचा करके रखा था। जंगलों का जहाँ तक हम लोग कहेंगे, उनके साथ हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि देखो कभी कच्चा फल मत तोड़ना। कच्चा फल तोड़ने से एक तो जो मीठे फल का यानी पके फल का जो स्वाद है वो नहीं मिलता है, उसकी जो पौष्टिकता है वो नहीं मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि आप उसका बीज नाश करते हैं। बिल्कुल। गुठली गुठली या बीज हुआ वो फेंक दिया उसको, फिर वो क्या क्या हुआ उसका पता नहीं। इसी तरह से पहाड़ों के साथ हमारे रिश्ते हैं, इसी तरह से नदियों के साथ रिश्ते हैं। और यहाँ तक कहा गया, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे कान में ये लगा हुआ है तो मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ अच्छी तरह से, आप तक मेरी बात जा रही होगी। लैपटॉप आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। थोड़ा सा अगर इसको स्क्रैच करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हु मेड इट, किसकी कृति है ना? वो कृति पता लग जाएगी हमको। ईश्वर जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? अगर कोई ईश्वर है या नहीं है, जो कुछ भी है, ईश्वर अगर है तो ये सब जो कुछ हमको जंगल नदी पहाड़ वगैरह दिखाई पड़ता है ये उसकी कृति है, और उसको हम लोगों ने प्रकृति नाम दिया हुआ। वही प्रकृति है जो कि उसका बनाया हुआ था, उसके साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ की और अब उसको भुगत रहे हैं। तो जब तो मानेंगे कि जो बाढ़ है वो प्रकृति से खिलवाड़ है, नदियों से खिलवाड़ है। नदी की तो प्रकृति है कि वो फैलती है मॉनसून सीजन में। नदी नहीं, बाढ़ भी नहीं, उसका स्वाभाविक गुण है बाढ़। उसके साथ उसको रोकने के लिए जो हम लोगों ने अमर्यादित काम किया, अमर्यादित काम किया, मर्यादा तोड़ करके हम लोगों ने जो काम किया वो गलत हुआ। बाढ़ तो आएगी, हम लोग जहाँ बैठे हुए हम लोग पहाड़ के नीचे हैं और ये कच्ची मिट्टी का बुलबुला पहाड़ है, जब भी वहाँ पानी बरसेगा वो मिट्टी के साथ तो पानी आएगा। हमारा तो जो गोंडवाना लैंड था जो कभी साउथ पोल के आसपास था वो ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ, एशियन मेनलैंड से टकराया, और तब बीच में समुद्र हुआ करता था जिसको सी कहते थे, जिस पर की ड्रिलिंग हुई है तो लोगों ने 10,000 फीट तक बालू पाया है। 2000 से लेकर के कहीं 2000, कहीं 6000, कहीं 10,000, दैट बीड ऑफ डीप बेड ऑफ सैंड इज देयर। तो उतना तो पानी इसी पानी ने भरा है ना, उतनी मिट्टी तो इसी पानी ने भरी है। जब तेतीस सागर नहीं है, अब हमारे पास गंगा जमुना का मैदान है, तो वो प्रक्रिया तो रुकी नहीं है। पहाड़ पर अभी भी दबाव पड़ रहा है, पहाड़ उठ रहा है हिमालय, और वो पत्थर का पूरा नहीं हो पाएगा। जिस दिन पूरा पत्थर का हो जाएगा हमारी समस्याएं कम होने लगेंगी, लेकिन फिर तो जो फर्टिलाइजिंग सिल्ट की हम लोग बात करते हैं वो आएगी या नहीं आएगी वो पता नहीं, हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो तो एक स्वाभाविक चीज़ है, जहाँ हम लोगों ने अपनी लोकेशन तय की है वहाँ तो नदी का पानी आएगा ही और वो वहाँ फैलेगा। और उसके साथ अब उसको देखने की दो तरीके हैं कि एक तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए का फंडा है कि इस पानी से बर्बाद हो गए, और दूसरे वो ये है कि ये पानी हमारी जीविका के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसकी एक अच्छी खासी डिबेट अंग्रेज़ों के समय में भी हुई थी। जब वो लोग थे उन लोगों ने रेवेन्यू के लिहाज से, अंग्रेज़ों ने बहुत पैसा कमाया हमारे यहाँ से इरिगेशन में, सिंचाई वाली स्कीम से।
जी। वो पंजाब में और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, सब जगह जितनी जगह वो बना सकती थी, सूखे वाले इलाके में या जो पाकिस्तान क्षेत्र चला गया, वहाँ उन्होंने बहुत सी इरिगेशन स्कीम्स बनाई और उससे काफ़ी पैसा बना। उसमें किसी के ख्याल आता है दिमाग में कि भाई इधर तो बहुत पानी है ईस्ट इंडिया की तरफ, तो अगर यहाँ हम लोग सिंचाई का इंतज़ाम कर दें तो वी कैन मेक रेवेन्यू हियर ऑल्सो एंड इट विल बी वेरी चीप। लेकिन अब ये है कि उसको सिंचाई की ज़रूरत कैसे पैदा करें। तो ज़रूरत पैदा करने के लिए वो सोचते हैं कि पहला काम है कि नदियों का पानी जो आता है इसको बंद कर दो, तो हैबिटेशन और इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, खेतों में पानी जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो हम उसमें इरिगेशन भी करेंगे, तो हम डबल मनी इस यहाँ से पैदा करेंगे। एक तो बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हम लोगों से पैसा वसूल कर लेंगे नेटिव्स से, और दूसरा जब उसको उनके यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तब वो सिंचाई की डिमांड करेंगे, सिंचाई की डिमांड करेंगे तो उसमें भी हमको पैसा। दे वर सैडली मिस्टेकन, वो कर नहीं पाए उसको। उन्होंने बनाया है, लेकिन एम्बैंकमेंट्स बनाए और सारी चीज़ें देखी, उड़ीसा में बनाए, बिहार में बनाए, बंगाल में बनाए और सारा कुछ देखा, लेकिन वो टूट जाते थे। एक तो वाटर लॉगिंग होती थी, वाटर लॉगिंग होती थी तो वाटर हाइसिंथ पैदा होती थी, वाटर हाइसिंथ होती थी तो मच्छर पैदा होते थे, वो सारा होता था। फिर मलेरिया पैदा होना शुरू हुआ, उसका इलाज नहीं मालूम था। फिर उन एम्बैंकमेंट्स को जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया, अक्सर लोग काट दिया करते थे, बिकॉज दे वांटेड देयर फ्रेश सिल्क एंड फ्रेश वाटर, उनको चाहिए। तो वो लोगों को लगता था कि ये दुष्ट लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये बांध को काट देते हैं। लेकिन वो काम करते थे ये लोग उस मिट्टी के लिए और पानी के लिए, एंड दैट यूज्ड टू बी ए मास एक्शन। एक रात में जितना उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया उसको जगह जगह काट दिया पूरे उसमें। तो होता क्या था, जैसे दामोदर में हुआ या कावेरी बेसिन में हुआ, कि बाढ़ जब शुरू होती है, बाढ़ का मौसम जब आता है, बरसात का मौसम आता है, तो पानी बरसता है ऊपर से, और उसमें ये धान या जो कुछ भी लोकल फसलें हैं वो उगाते हैं। और वो धान जो था कई तरह का होता था, जहाँ एंकल डीप वाटर है, नेक डीप यानी ये नी डीप हो, वेस्ट डीप हो, नेक डीप हो, 2 पुरुष हो ऊपर जा करके, वो सारा उसके हिसाब से उनके बीज थे। जी। और बहुत से बीज ऐसे थे जो कि 20-20 फुट पानी में धान होता था और खाली उसकी फुनगी ऊपर निकलती थी। एक रात में 1 फुट पानी बढ़ जाता था तो 1 फुट धान भी बढ़ जाता, ऐसी वैरायटीज़ थी। और उनका जो हार्वेस्टिंग होता था नाव में बैठ कर के होता था, ऊपर से खाली उसकी फली काट लेते थे, नाव में रख लेते थे, उसके बाद उसकी दौनी मसौनी जो कुछ होगी। तो हर तरह के ज़मीन के लिए, हर तरह के डेप्थ ऑफ वाटर के लिए अलग अलग धान था, वो लोग कर लिया करते थे। अंग्रेज़ों के शायद ये समझ में नहीं आया, उन्होंने समझा कि सब तो बर्बाद हो गए, हर समय इतना बाढ़ झेलते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक थी उसकी कि बांध छोटे छोटे बनाओ, 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट, मेड़ कहते हैं हम लोग उसको, मेड़ बनाओ और पानी को एक लेवल तक उसको राइज करने दो। जो पानी राइज हो जाएगा तो जो टॉप स्कम जिसकी मैं बात कर रहा था, विच कंटेन्स सप्लाई ये जो फर्टिलाइजिंग सिल्ट, वो और ऊपर तक आ जाती है, और उस वक्त अगर हम काट देंगे तो सारी सिल्ट जो है हमारे खेतों तक पहुंच जाएगी। उस खेतों के पहुंचने के पानी के साथ साथ छोटी छोटी मछलियों के जीरे दाने भी थे, वो भी जाते थे। और वो अगर कहीं मलेरिया वाला ये लार्वा प्यूपा वगैरह सब रहता था तो देवर कार्निवोरस और उसको खा जाते थे, तो मलेरिया ख़त्म हो गया, तो मछलियाँ बड़ी हो गई धीरे धीरे। और उसके बाद अगर कभी ड्राई स्पेल आया तो मछलियाँ तो मर जाएंगी। उसको ट्रेन करने के लिए टू गो टू द पॉन्ड्स, कि उनको मछलियों को जब पानी कम दिखाई पड़े तो वो पॉन्ड्स की तरफ जाएं, तो पॉन्ड्स बनाए गए चारों तरफ, बंगाल में भी बनाए गए, बिहार के मिथिला वगैरह में भी बनाए गए, सारी जगह कि अगर मछलियाँ कहीं जाती हैं तो पॉन्ड्स में जाएंगी और हमारे लिए उपलब्ध होंगी। तो ये अंग्रेज समझ नहीं पाए। इट वॉज ओनली वन ब्रिटिश इंजीनियर, वो बोला कि हम लोगों ने तो बड़े बड़े बांध बनाए, ऊंचे बांध बना दिया 18 फुट 20 फुट, हमने कभी सोचा नहीं कि जो नेटिव्स की टेक्नोलॉजी थी वी कुड अंडरस्टैंड, एंड बाय द टाइम वी कुड अंडरस्टैंड इट बहुत देर हो चुकी। और उसके बाद से उन्होंने देखा कि जो एक ब्रीच के बाद जितना रेवेन्यू लॉस होता है उनको ऑन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, अगर 10 साल उससे फ़ायदा हुआ होगा अक्रूड ओवर दोज मैनी ईयर्स, वो 1 साल के ब्रीच में ऑफसेट हो जाता है।
एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन दे कैलकुलेटेड कि ये फायदे का सौदा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पैसा बनाएंगे, पैसा बना नहीं, उल्टे उनके गले पड़ गया। इट वॉज इन 1869 कि उन्होंने कहा कि हम किसी नदी को नहीं छूएंगे, एंड द प्रॉमिस दैट दे केप्ट टिल ब्रिटिश रिमेन्ड हियर इन 1947। उन्होंने कभी कोई अमेंडमेंट बनाया नहीं। इतना भी उन्होंने किया कि आई हैव रेड इन सम ऑफ द रिकॉर्ड्स कि बिहार में दरभंगा जिले में उस वक्त ही था, एक विलियम मरल करके एक इंजीनियर था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसने मुनादी करवाई थी, ढोल बजवा करके पूरे इलाके में मुनादी करवाई थी कि कोई भी आदमी अगर तटबंध बनाता या उसकी रिपेयर करता पकड़ा गया तो उसको कानून निपटेगा। इस हद तक वो लोग गए थे कि आप बनाएंगे नहीं और उसको रिपेयर नहीं करेंगे। तो वो उनकी साइकोलॉजी थी, आप जो भी पॉलिसी रही होगी। फिर भी एक रिलैक्सेशन उन्होंने दिया था पहले, इसके मुनादी के पहले, कि अगर कोई अपने खर्चे से एंड ऑन वंस ओन पेरिल अगर ये एम्बैंकमेंट बनाता है तो द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर। तुम अपने खर्चे से बनाओ और उसका अंजाम भुगतो, उससे सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कोई लेना देना नहीं होगा। देन मैनी छोटे छोटे एम्बैंकमेंट्स दे स्प्रैंग अप, जमींदार लोग बनाते थे, लेकिन नॉट एज ए नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी फिर हम लोगों ने शुरू किया 1953 में, when the Kosi was thought of being embanked। फिर 1953 में बहुत अच्छी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी बिहार में, और उसमें फिर ये हुआ कि something must be done immediately to provide succor to the people। That was the dictum। तो immediately तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि दरवाज़ा बंद कर लें। आपको अगर कोई गुंडा पीछा करे तो आप ये सोचे बिना कि हम किसके घर में जा करके दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं, तो उसकी सांकल चढ़ा दी आपने, एंड यू फील सेफ जब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है गुंडा, उसको मालूम है कि अब ये तो कभी ना कभी निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तो निकलेगा तो अब तो हमारे कब्जे में है, तो ये तो हम तो बाहर घूम भी सकते हैं, तो कहीं जा भी नहीं सकता, तो इसको पकड़ेंगे। तो वो हालत हमारी हुई कि हमने एम्बैंकमेंट बना करके गुंडे बैठा दिए नदी में, कि अब अगर कोई निकलेगा तो उसको हम पकड़ेंगे। वही हो रहा जी। तो जिस तरह नेपाल के ऊपर बार बार बढ़ा जाता है, नेता और अफसर बढ़ देते हैं कि नेपाल से पानी आता है तो इस वजह से बाढ़ आती है, लेकिन क्या हम समस्या को वहां देखने हैं जहाँ वो है ही नहीं? देखिए, उससे दो चीज़ें होती हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारी समस्या नेपाल की वजह से है, या नेपाल पानी छोड़ देता है, या नेपाल के पानी से हमारी तबाही हो रही है, आज से बांध बनाने की बात होती है वहाँ, ये आज से आ रही है क्या? ये तो सदियों से, जब से पृथ्वी बनी होगी, या जब से भारत का जम्बू द्वीप बना होगा, गंगा जमुना का मैदान बना होगा, उससे पहले से वो पानी आ रहा है जी। बीच में खाली एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री हम लोग जिसको कह रहे हैं कि यहाँ से नेपाल है और यहाँ से भारत है। तो जो पानी वहाँ से उस सीमा से निकल के हमारे यहाँ आ गया, तो बोलते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज हैपनिंग सिंस एजेस, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा था कि उससे दो फायदे हैं। एक तो तुरंत का फायदा है कि आप लोगों को समझा सकते हैं कि हमारी जो बाढ़ आ रही है वो हमारी वजह से नहीं आ रही है, ये उधर से आ रही है ना। बीच में हम उसका नाम ले सकते हैं कि वहाँ से पानी आ रहा है या वो पानी छोड़ रहा है। छोड़ेगा वो जो पकड़ के रखेगा, पकड़ने का उनके यहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं, तो कहाँ से छोड़ेंगे? वो पानी पहले भी आता था, आज भी आता है, एक बात है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन या इंजीनियरिंग तबका ये इशारा करता है कि इस समस्या का समाधान हमारी ज़मीन पर नहीं जी, भारत की ज़मीन पर नहीं है, और ये कहीं और है, दूसरे देश में है, वो चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे जो हो, हर जगह गाँव का नाम लिया जाता है अलग अलग उसमें। तो ये कह कर के हम बच निकलते हैं कि जब तक वहाँ बांध नहीं बनाएंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमारी वार्ताएं चल रही हैं, वो कब उसमें समझौता होगा पता नहीं। उन बांधों का पहला प्रपोजल 1937 में आया था, आज से 83 साल पहले। तब से वार्ताएं चल रही हैं, तब से सर्वे चल रहे हैं, तब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है तब से। मुझे लगता है कि ये इतना समय काफ़ी नहीं होता है क्या?
जी 70 साल हो गए हैं कि कोसी की अब बात कर लें। 83 सॉरी जी, जी, जी 83 कहिए। साल 83 जी। साल हो गए हम लोगों को नेगोशिएट करते करते। हुँ, तो कहीं ना कहीं तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है, मान लीजिए नहीं राजी होते हैं लोग वहाँ के, तो फिर अपनी ज़मीन पर खोदना होगा ना। और हमारे पास हज़ारों इंजीनियर्स हैं, पटना में हैं, दिल्ली में हैं, जो कि देश के लिए या प्रांत के लिए या बाहर से भी ला सकते हैं कि भाई ये हमारी समस्या है, हमारी ज़मीन पर इसका समाधान खोजिए। हम लोग जी, कभी नहीं कहते हैं, हम लोग हमेशा डाल देते हैं उसको, वहाँ बांध बनेगा तो समाधान हो जाएगा। और अगर आप बराक क्षेत्र में बांध बना लेंगे कोसी पर, तो भी क्या गंडक की बाढ़ को रोक लेंगे, बागमती की बाढ़ को रोक लेंगे, बूढ़ी गंडक की जी, बाढ़ को रोक लेंगे, कमला को रोक लेंगे, महानंदा को रोक लेंगे? तो सिर्फ ये कहना कि वहाँ हम बांध बना देंगे बराक क्षेत्र पर समस्या का समाधान हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप सिर्फ एक बेसिन की बात कर रहे हैं, तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, वो एक अलग बात है, होगा या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमको जी। नहीं लगता कि हो, जहाँ बांध बनाने जा रहे हैं देयर इज अ साइजेबल कैचमेंट ऑफ द रिवर बिलो द प्रपोज साइट। हुँ, वहाँ जो पानी बरसेगा वो फिर वो नीचे वाली कोसी में और हमारे जो भारत वाला हिस्सा है उसमें आने की कोशिश करेगा। हमारे जो एम्बैंकमेंट बने हुए हैं उसको तब भी रोकेंगे। जी, और उस बांध को बना लेने के बाद भी जो पानी छोड़े जाने की बात है वो आप तो पूरा ब्लॉक नहीं करेंगे, यू हैव टू कंटिन्यू विद द रिवर। रिवर का फ्लो तो आपको जारी रखना पड़ेगा। तो रिवर का फ्लो अगर आप जारी रखते हैं, वहाँ से पानी रिलीज करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि नेपाल ने पानी रिलीज किया। और जी, तब जो एम्बैंकमेंट हमारे यहाँ 380 गाँव हैं उनका क्या होगा वो सोचना बिल्कुल। पड़ेगा। तो सारी चीज़ें फ्लूइड हैं, उस पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई गंभीर बात होती है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। नहीं, खाली वो रिलीफ में समाधान है, कुछ दे दो लोगों को तो वो खामोश हो जाएंगे। और नेपाल का भरोसा तो है। जी, तो क्या लगता है कि कोसी की अगर हम बात कर लें तो उसको काबू में लाने के लिए कितनी प्रोजेक्ट्स बने, कितनी योजनाएँ बनी, अरबों रुपए खर्च हुए, बावजूद इसके समस्या जस की तस है। तो क्या कोई बुनियादी कमी है, हमारे जो नेता अफ़सर हैं, क्या सिस्टम में जो करप्शन है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है या जो बुनियादी कमी रही हमारी परियोजनाओं में वो इसके लिए ज़िम्मेदार है? देखिए करप्शन जो है वो तो एक तरह से कोरोलरी है, यानी कि आप ये काम करेंगे तो करप्शन बढ़ेगा, जी, तो आप कुछ भी करेंगे तो करप्शन अपनी जगह पर रहेगा, वो जाने वाला नहीं। सवाल इस बात का है कि उस योजना से कितना फ़ायदा पब्लिक को होता है। अगर पब्लिक को फ़ायदे में पहुंच जाती है तो दे माइट इग्नोर करप्शन कि ठीक है हमारा तो हो गया ना। अब वो कहते हैं ना, हम इलाके में जाते हैं बात करेंगे कि ये करप्शन है क्या यहाँ, आपके यहाँ भ्रष्टाचार है क्या। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि अरे जिसका मुंह होगा वही खाएगा ना, तो जिसका मुंह है वो खा रहा है, हमारा जी, मुंह बंद है तो हम नहीं खा सकते, एज सिंपल एज दैट, है ना। देखिए ठेकेदारी का जो है ना वो बड़ा आसान सा वो है। वो ठेकेदार जो है, जो बिल्डिंग लॉबी है, वो कभी डिबेट में नहीं फंसती कि ये काम करना है वो काम करना है। नहीं, क्या काम करना है वो हमको बता दीजिए एंड वी विल डू इट। आप चाहे वाटर वर्ल्ड बना लीजिए और बच्चों को दिखा दीजिए वो सारा कि वो फलाने वर्ल्ड में मैं रहूँगा, मैं वाटर वर्ल्ड में रहूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं उसमें भी अगर वो दे दीजिए तो वो पैसा बना लेंगे। उससे एम्बैंकमेंट बनवा लीजिए तो भी पैसा बना लेंगे, तालाब खुदवा लीजिए तब भी बना लेंगे, नदी की सफाई कर डालिए। बार बार प्रपोजल आता है कि नदी की सफाई कर दो, इसको डिसिल्ट कर दो, इसका सेटलमेंट बना दो, ये सारे प्रपोजल्स आते हैं, नदियों को जोड़ दो, लेकिन उसकी व्यावहारिकता क्या है वो तो जी, नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए बुनियादी सवाल सिल्ट का है कि हम सिल्ट का क्या करेंगे, जी, और हम कभी उसकी बात नहीं करते। नदी जोड़ में भी हम पानी की बात करते हैं, सिल्ट का क्या होगा शायद हम लोग नहीं करते हैं। उसकी सिल्ट का क्या करें, कोसी का पानी लेंगे आप तो कोसी का सिल्ट भी लेंगे क्या, हुँ, नहीं ना। तो हमारे ऊपर दबाव आएगा, बिहारियों के ऊपर दबाव आएगा कि हमको सिल्ट फ्री पानी दो, तो हमको सिल्ट फ्री जी, पानी देना होगा। कॉस्ट क्या होगा, हाउ डू वी डू दैट। एक हुँ, बात। और दूसरी बात ये कि देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए तो उसमें वो लिखते हैं करीब 37% पानी गंगा का हमारे यहाँ से बिहार में चला जाता है। जी, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कोई ये ना समझे कि वो पानी हमारा नहीं है,
वो पानी हमारा है, इस वक्त हम उसका नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम करेंगे। गंगा का 37% डिस्चार्ज वो तो बिहार के हाथ से वैसे ही निकल गया, उस पर यूपी या अपर रिपेरियन स्टेट्स का कब्जा है। हमारा महानंदा का पानी बंगाल ऐसी ही बातें करता है कि पानी हमारा, तीसरा पानी हमारा है, हम नहीं कहीं जाने देंगे। पान सागर का समझौता हुआ, लेकिन वहाँ से यहाँ हर साल जब कभी सूखा पड़ता है तो इंजीनियर्स को भेजना पड़ता है कि भाई जाकर के किसी तरह से उनको राजी करवाओ तो वो पानी छोड़ें। और हमारी अपनी सरकार का जो इरिगेशन कमीशन का रिपोर्ट है वो कहती है कि नॉर्थ बिहार में जितना पानी बरस गुजरता है नदियों से, उसका 11% हमारा है, बाकी 89% बाहर से आता है। तो बिहार के पास पानी कहाँ है? इसका पानी, उस पर कितने दावेदार खड़े हुए। और एक स्टडी की थी बिहार ने, मेरा ख्याल है 2006 के आसपास, जिसमें कहा गया था कि हमारे दक्षिण बिहार में जो पर पर्सन पानी की अवेलेबिलिटी है वो दैट इज लेसर देन दैट ऑफ वैगई, पेन्नार एंड कावेरी। तो उस स्टडी का कंक्लूजन था कि अगर कहीं से पानी लाने की जरूरत है तो बिहार के उन इलाकों को पानी लाने की जरूरत है, न कि हमारे पानी को सरप्लस पानी बना करके दूसरी जगह भेजने। जी। तो जहाँ इतनी तलवारें खिंची हो, चारों तरफ से सबको पानी चाहिए, सबको दिखाई पड़ता है कि असम में पानी है, बिहार में पानी है, और ये फलानी जगह जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, कैसे जाएगा? और वो जो नहरें बनेंगी वो भी तो आपके पानी के प्रवाह में बाधा डालेंगे, वो नहरें भी टूटेंगी। तो जिस वक्त आपको गुजरात में या तमिलनाडु में पानी का लोग इंतजार कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे यहाँ रिपेयर्स का टेंडर निकल रहा है। किसी ने सोचा क्या? 2002 में शायद पैसा आया था उसका सुप्रीम कोर्ट का, नदी जोड़ योजना, और उस योजना को उसके हिसाब से 5,60,000 करोड़ रुपए की योजना को 2017 तक पूरा कर लिया जाना। जी। कितना काम हुआ? कितनी स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसका पैसा दे दो। कितने लोगों ने कुछ कहा, कितने लोगों ने कुछ कहा, हमारे पास पानी ही नहीं है, आप मर जाएंगे वहाँ। बहुत सी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बारे में कभी खुल करके चर्चा होगी या खाली शोषा छोड़ने से काम हो जाएगा? जी। क्या पसंद नहीं आता है, नेपाल का बांध पसंद नहीं आता है तो नदी जोड़ लीजिए, नदी जोड़ पसंद नहीं आता है तो नदी की डिसिल्टिंग कर लीजिए, विदाउट एवर रियलाइजिंग वो जो सिल्ट या सेडिमेंट है आप लेकर के कहाँ जाएंगे। जी। तो पूरा देश अगर नदियों को खंगालने का काम शुरू करते हैं तो पूरा देश सारा काम छोड़ करके मट्टी खोदेगा नहीं। मैंने एक बार कैलकुलेट किया था कि कोसी मिट्टी आती है, तो लास्ट रीच में वो जो दिल्ली IIT ने स्टडी की थी वो बताते हैं कि लास्ट रीच जो है उसकी सहरसा में, उसमें 5 इंच का एवरेज अपलिफ्टिंग है उसकी बेड। 35 किलोमीटर दूरी है, 5 किलोमीटर मतलब करीब 12 सेंटीमीटर का एनुअल डिपॉजिट है, और 10 किलोमीटर के आसपास ऑन एन एवरेज एम्बैंकमेंट्स की स्पेसिंग है। इसकी मिट्टी की क्वांटिटी निकाल लीजिए, जो कि आपको आज के पर रखने के लिए उतनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मैंने हिसाब किया था कि उतनी मिट्टी अगर 15 दिसंबर से लेकर के 15 मई के बीच में रोज निकाली जाए तो हमको 37,500 ट्रक लगेंगे, जो कि उस मिट्टी को लेकर के कहीं जाएंगे और वहाँ से खाली ट्रक हमारे इस इलाके में आएंगे। उस 37,500 ट्रक को रोज ले जाने के लिए हमको 6 या 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ वो मिट्टी लेकर के जाएगा, तो वो मिट्टी वापस लेकर के आएगा। फिर हमारे जितने ब्रिजेस हैं वो सब डिफंक्ट हो जाएंगे, बिकॉज विल बी डिगिंग ऑल द रिवर्स ऑन वे। तो पहले वो सड़क बनाइए, फिर ब्रिज बनाइए, फिर डीजल का उतना इंतजाम कीजिए, फिर उतने ढाबे खोलिए, बहुत एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इज इट फीजिबल? मैंने हिसाब किया था कि 37,500 ट्रक को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 251 किलोमीटर की लाइन बनेगी, और वही दूरी है महिषी से, जो जहाँ से डिसिल्टिंग करेंगे हम, महिषी से पटना की 251 किलोमीटर।
तो मैं एक कल्पना के लिए बात कर रहा हूँ कि 251 किलोमीटर लंबी ट्रक की लाइन लगा करके आप जी कौन सा विकास और कितनी मिट्टी ले जाएंगे? वो हर साल आएगी, उतनी मिट्टी हर साल आएगी। खाली लोगों को जो मन में आए बोल दो कि समाधान इसमें है, यही समाधान कर देना चाहिए। आई मस्ट जी से कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसके पीछे जो मुशायरा होता है ना, मैं जी इसको मुशायरा ही कहता हूँ कि आप रोज़ एक नया शेर लेकर के आते हैं और वाह वाह पब्लिक करती है, तो एक आदमी इनकलाब बोलता है, उसके पीछे हज़ारों लोग जिंदाबाद करके चल पड़ते हैं। यहाँ यही इसका अंतिम समाधान है। आप क्या क्या नहीं कर सकते इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। जी क्या क्या आप नहीं कर सकते और आपके करने और नहीं करने के बीच में एक सकरा सा रास्ता है जो कि आप कर सकते हैं। वो उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो हम कभी खोजने की कोशिश जी आपने कहा हम क्या क्या नहीं कर सकते, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो क्या क्या चर्चाएं हैं जिस पर आप ध्यान खींचना चाह रहे हैं? देखिए, तटबंध एम्बैंकमेंट जो इन्होंने बनाया था, तो उसका तो यही कहा था ना कि इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल लोग आश्वस्त थे ना, नहीं तो लड़ जाते, जान देते थे, नहीं बनने बातें रहेंगी। पता होगा कि इस तरह से समझिए कि 1979 और 2017 के बीच में कैन यू इमेजिन ये अमेंडमेंट 378 जगह टूटे, 378। और उस लिस्ट में जो बिहार सरकार अपने एनुअल रिपोर्ट में देती थी, उसमें कोसी का नाम नहीं। जी कोसी का नाम शायद जानबूझ करके नहीं दिया गया कि अगर कोसी के अमेंडमेंट के बीचेस की बात वहाँ रिपोर्ट कर दें तो लोग तलाशने लगेंगे कि कोसी के बीच में क्या हुआ, कुसा में जो टूटा था 2008 में तब क्या हुआ, और नौहट्टा में टूटा 1984 में तब क्या हुआ, डलवा में नेपाल में टूटा 1963 में तब क्या हुआ। ये सारी चीज़ें लोग खोजना शुरू करेंगे, तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल। तो मैं ये कहता हूँ कि कोसी से जो नुकसान होना था अब तो पब्लिक अच्छी तरह समझती है ना, और यही वजह है कि लोग तटबंधों का विरोध कर रहे हैं, उसके दरारों का विरोध कर रहे हैं, उसके पाटने का विरोध कर रहे हैं। जब आप व्हेन यू आर गोइंग देयर टू प्लग द ब्रीचेस, लोग कहते हैं कि भैया छोड़ दो, हम समझ लेंगे नदी, है ना, क्योंकि अगली बार अगर ये दरार अगर खुली रह गई तो अगली बार जो नदी का पानी आएगा वो धीरे धीरे उठ करके हमारे इलाके में आएगा, उस पानी से हम डील करना जानते हैं। अंदर वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास जो आएगा वो भी धीरे धीरे बाहर चला जाएगा, जाने दीजिए। जी तो ये सारी चीज़ें हैं, अब लोग समझते हैं, पहले तो नहीं समझते थे। जी पर विचार होना चाहिए, और ये कह देना कि डिसिल्ट कर दें तो वो हो जाएगा, बांध बना दें नेपाल में, तो नहीं बन रहा है। देयर शुड बी समथिंग, सम रीजन, यू नो, व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। इतना समय तो नहीं लगना इससे फैसला करने में। तो कभी हम लोग मिल करके बैठें कि लोग, दीज आर दी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डूइंग एंड शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ डूइंग, ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। तब क्या जो रास्ता बचता है उसके लिए शायद हम लोगों को फिर भुक्तभोगियों के साथ बैठना होगा, उनकी बातें सुननी और समझनी होंगी, उनको ज़बान देनी होगी। आजकल तो हम लोग कहते हैं ना कि आई एम एन एक्सपर्ट, यू नो, सो यू हैव टू लिसन टू मी। आप भी मुझसे बात कर रही हैं तो एक्सपर्ट की हैसियत से बात कर रही हैं। आप भी तो किसी लेना से नहीं पूछेंगे तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही, या इसका क्या समाधान हो सकता है। कोई नहीं कहता है ना हमसे पूछने के लिए। विद ए कंटेम्प्ट वी कॉल देम ले पर्सन, ये कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं। और वो ले पर्सन नदी के किनारे पैदा हुआ और 2 साल के बच्चे की हैसियत से वो अपने बाप की उंगली पकड़ करके वो जाता है नदी के किनारे, पानी में छप छप करता है। 8 साल का होते होते, 8-10 साल का होते होते तैरना सीख जाता है नदी में, और 12 साल, 13 साल, 14 साल होते होते बड़ी नाव खेल लेने की उसकी कुव्वत आ जाती है। वो जानता है कि गांव का पानी जो ऊपर से बारिश होती है वो क्या रास्ता अख्तियार करता है, किधर से तालाब को भरता है, किधर से कुएं को भरता है, किधर से निकलता है और नदी में जाता है, क्या होता है उसके साथ, वो सब जानता है। एंड ही इज ए लेमैन। हम उसको कंटेम्प्ट के साथ कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमको फैसला करने दो। हम ठीक है टेक्नोलॉजी जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, वो आदमी सारी चीज़ें जानता है, मैथमेटिक्स नहीं जानता। हम मैथमेटिक्स जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन वहाँ क्या स्थिति है, लोगों का क्या मंशा है, वो तो हम लोग नहीं जानते ना। हमारा उनके बीच में कोई डायलॉग ही नहीं। हम अपनी दुनिया में जीते हैं, वो अपनी दुनिया में जीते हैं, और क्योंकि हमारे हाथ में पावर है तो हम जो चाहते हैं सो कर ले, उसका अंजाम वो भुगतना, कभी बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ हमको नीचे उतरना पड़ेगा,
कुछ उसको ऊपर लाना पड़ेगा, उससे वार्ता करें कि भाई तुम्हारे लिए हम ये करने जा रहे हैं, इससे तुम्हारा कोई मतामत है क्या? तो वो तो हम करते नहीं। हम तो सीधे जाते हैं वहाँ फैसला सुनाने के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं जी और ये तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और वो जय जयकार करता है हमारी। और बिल्कुल। बाद में तो जी, तो पिछले 50 सालों में कि आपने नदियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा, खासतौर पे उत्तर भारत की नदियों के व्यवहार में, और क्या आपको लगा कि बिहार का सरकार और समाज में नदियों और बाढ़ के विषय में जो उनकी सोच है उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? देखिए, बदलाव, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो डिबेट तो थी कि हम डैम बनाएंगे, वो तो जी दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम जी 1947 से। और एम्बैंकमेंट को हम लोगों ने एक बार 1945 में मना कर दिया था कि हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट 10 करोड़ रुपए थी और वो 10 करोड़ रुपया शायद हमारे पास नहीं था। तो वी सेड दिस इज नॉट पॉसिबल। 10 करोड़ छोड़ करके फिर हम लोग 100 करोड़ की योजना में नेपाल में डैम बनाने में फंसे। और तब जी उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू होती है, सब बनता है, और आखिर में हमको पता लगता है कि हमारे पास 100 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये स्टडी पूरी होती तब तक उसकी कॉस्ट 177 करोड़ रुपए हो गई थी। और फिर भाखड़ा के साथ कंपटीशन था कि वो ज़्यादा जी ज़रूरी है या ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाखड़ा बना और ये बिहार के लोग जो थे वो तमाशा देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। तो इनको एक डोल के तौर पर एम्बैंकमेंट बनाया कि आपके लिए एम्बैंकमेंट बना देते हैं, आपका बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। ये बात अलग है कि उसमें करीब 380 गांव बीच में फंस गए, उनका पुनर्वास आज भी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ से हम लोगों ने यात्रा शुरू की, और क्योंकि कोसी सबसे परेशान कुन नदी थी, करने वाली नदी थी, और उस पर जब एम्बैंकमेंट का काम शुरू हो गया तो पीपल स्टार्टेड फ्लेक्सिंग देयर मसल्स फ्रॉम अदर बेसिन्स ऑल्सो। उनको पॉलिटिशियंस जो थे उनको एक तो इस बात का रश था कि कोसी में बन रहा, और उसके साथ ये भी परेशानी थी कि उनकी पब्लिक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके लोग कहते थे कि वो तो बना ले गया और आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था कि वो सरकार पर दबाव डालें कि भाई कुछ करो, हमारे यहाँ भी बांध बनाओ। तो जी करते करते कोसी के लिए तो थोड़ी बहुत तैयारी हुई, कुछ स्टडी हुई, बाकी नदियों में तो चला दिया गया जी कि ठीक है, पब्लिक इज डिमांडिंग तो लेट अस मेक इट, तो वो बन गए। अब उसके बाद जब टूटना शुरू हुआ, तब मैं आपको एक घटना बताऊं कि 1963 में जिस साल कोसी का एम्बैंकमेंट पूरा हुआ था और जिस साल उसकी बैराज बन गई थी, उसी साल 31 मार्च 1963 सेलिब्रेशन हुआ था बैराज का वहाँ, कि हम लोगों ने एक बहुत जी बड़ा काम कर लिया। अब कोसी को नाव से पार नहीं करना पड़ेगा, नाउ वी कैन ड्राइव थ्रू, पैदल भी जा सकते हैं उसके ब्रिज के ऊपर से, और गाड़ियाँ भी जा सकती हैं। सब लोग खुश थे, बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। दैट मस्ट बी अपलॉडेड, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब वही एम्बैंकमेंट डलवा का जो पहला गांव है भारतीय सीमा से लगा हुआ, वो 1963 में टूट जाता है जुलाई में। मई में सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग और जुलाई में वो एम्बैंकमेंट ब्रीच कर जाता है। जी सब लोगों को लगता है कि ये क्या हुआ, ये ब्रीच भी कर सकता है। पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एम्बैंकमेंट टूट जाता था। फॉर्चुनेटली खाली 1 फुट पानी बाहर निकला और डलवा को उसने बर्बाद किया, तबाह किया। कुछ लोगों को ले जा करके दूसरी जगह रखना पड़ा, उनकी मदद करनी पड़ी, वगैरह वगैरह। 65 में 1965 डलवा के नीचे यानी नेपाल बाउंड्री के नीचे हमारा पहला गांव कुनौली, और वो एम्बैंकमेंट नदी का वहाँ भी था, तो वहाँ उसने नदी ने चोट करना शुरू किया कुनौली में। डलवा की मिसाल हमारे सामने थी। तो ये डिबेट फिर पार्लियामेंट में हुई, ये हो क्या रहा है, एक बार जी डलवा टूट गया, इस बार कुनौली टूटेगा क्या? तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे उस वक्त सेंटर में, उन्होंने बड़े कैजुअली जवाब दिया कि तो मिट्टी का बना हुआ बांध है और बांध है तो टूटेगा, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। He was the man responsible for advocating for the embankments and okaying it. तो चाइना में वांगो को स्टडी करने के लिए गए थे, और उन्होंने यही बात अगर 1954 में कह दी होती तो ये बांध नहीं बनता। बट दैट वाज सेड इन 1965। तब तक तो बहुत कुछ हो चुका है। तो तब से हम लोग भोग रहे हैं, बांध तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और कभी जल जमा हो रहा है, कभी बालू जमा हो रहा है। सिचुएशन इज टू केओटिक, क्या करेंगे हम? जी बिल्कुल। तो अब
कृषि पर भी इसका बहुत असर पड़ा, क्योंकि एक समय जब था कि बिहार से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था आजादी से पहले अंग्रेजों को, जब उनकी हुकूमत थी तो। लेकिन उसके बाद भी नदियों की प्रकृति में, नेचर में क्या बदलाव आया, किस तरह से जो इलाका, कभी बिहार का इलाका जो भारत का बहुत समृद्ध इलाका माना जाता था, हालांकि तब नक्शा कुछ और था, लेकिन वो धीरे धीरे जिस तरह से बिहार में जोड़ा जाता है इकोनॉमी को नदियों से, वो समृद्ध इलाका कहाँ उसकी समृद्धि खोती चली गई। देखिए, एक तो नेविगेशन खत्म हुआ जी इन नदियों को टेम करने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ से पूरा व्यापार जो था वो छोटी नदियों से शुरू होता था और छोटी नावों से शुरू होता था, और ये सारा माल उनसे निकल करके कलकत्ता तक जाता था। हमारे यहाँ कई पोर्ट थे, खगड़िया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट, जहाँ से कि वो स्टीमर चलते थे या बड़ी नावें चलती थी। वहाँ से पूरा ट्रेड हम लोग गवर्न करते थे, और कहीं भी बरसात के मौसम में हमको कहीं भी आने जाने की कोई दिक्कत ही नहीं। एक दफ़े नाव से बैठो और जहाँ चाहे वहाँ जाओ, वो एक फ़ायदा था उनका। और ट्रेड का जैसे आपने बताया था, हमारे पास अच्छा खासा अनाज होता था और ये सारा ट्रेड होता था। उसके अलावा मखाना था हमारे पास, बहुत सी और खाद्य पदार्थ थे जो कि हमारे यहाँ बहुत होते थे, बहुत से होती थी, दालें होती थी, तिलहन होता था, ये सारे का व्यापार हम लोग करते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने इनके साथ रखना शुरू किया, तो एक तो वो पोर्ट ख़त्म हो गए धीरे धीरे, उसका तो खैर अलग किस्सा है, क्योंकि वो रोड ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे डेवलप किया तो वैसे वैसे उसका पोर्ट जो था हमारा ख़त्म होते गए, उसकी स्वाभाविक परिणति थी, वो होना था। लेकिन नदियों का जो स्वरूप बदला कि वो एक तो फंस गई और दीवारों के बीच में, और उनका जो एक सहजीवन था नदियों के साथ में हमारा हर तरह का, कि देखिए इतना कल्चरली अगर आप उसको कहें तो नदियों का एक तरह से आवाहन होता था बरसात के मौसम में। अगर देर हो जाए तो पानी आने में देर हो जाए, लोग पानी का इंतज़ार करते थे, नदियों के पानी का, जो आएगी तो हमारे यहाँ का कृषि कार्य शुरू होगा। वो कार्य बंद हो गया। अब जो है सीधे बारिश का पानी है, सीधे बारिश का पानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तो सिल्ट तो नहीं मिलती, तो फर्टिलिटी का लॉस तो सीधे दिखाई पड़ता है। इसके बाद बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत उसमें विकृति आई है, ये नदियाँ हमारी सूखने लगी हैं, पूरा पानी उनमें नहीं आता है। इसके अलावा जो 50 के दशक में और 60 के दशक में जो हम लोगों ने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया बुरी तरह से, जबकि पंप्स का, डीजल पंप्स का, यानी पेट्रोल पंप्स का, और उसके बाद डीजल पंप्स आए, उनका इस्तेमाल शुरू हुआ, तो हम लोग पहले 120 फुट, 100 फुट, 130 फुट जाते थे नीचे, और उसके बाद से पानी निकल आता था और उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे। अब वो पानी काफ़ी नीचे चला गया, एंड वी हैव रीच्ड द सबमर्सिबल पंप स्टेज, व्हिच मीन्स यू नो हाउ डीप वी हैव गॉन फॉर दैट ग्राउंड वाटर। और उसकी रिचार्जिंग का हमारा कोई खास इंतजाम नहीं, तो आने वाले दिन तो और मुश्किल होने वाले हैं। और नदियों की बेड का जो ड्रॉ डाउन है, सारा पानी अगर हम लोग ले लेंगे तो इट सिंक्स, वो एक तरफ नीचे की ओर जाता है, एंड वाटर इज सक्ड इनटू द ग्राउंड, एकदम नीचे चला जाएगा, और ऊपर वाली सरफेस जो है वो ड्राई हो जाएगी, उसको ड्राई होने में देर नहीं है। तो जो पानी हमको पूरे साल उपलब्ध रहता था, वो अब धीरे धीरे उसमें कटौती आ रही, बहुत बुरी तरह से कटौती आ रही। तो ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा कि हम लोग जितना पानी टैप कर रहे हैं वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, चाहे हम कितने ही वाटर रिच रहें। तो एक तो बदसलूकी नदियों से हुई, उनको हम लोगों ने स्वच्छंद विचरण जो था उसमें बाधाएं डाली, उसके सिल्ट को हम लोगों ने बर्बाद किया, उसके सेडिमेंट को जो कि फर्टिलाइजिंग था उसको बर्बाद किया, अपनी ज़मीन बर्बाद की। तो सारे काम किए, तो एक नदी को छेड़ने से जितना कुछ अचीव किया है हम लोगों ने। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारी कृषि जो कि कभी संभाल लेते थे हम लोग अपने को, देखिए पहले भी अकाल पड़े हैं, बहुत से अकाल पड़े हैं, और हमारे यहाँ बिहार में 50, 51 और 52 में 3 साल लगातार अकाल पड़ा था। तो अकाल डिक्लेयर तो नहीं हुआ था, लेकिन सूरत हाल वही थी कि बहुत मुश्किल हुई। उसमें जो सामाजिक व्यवस्था की बात कर रही थी, सामाजिक व्यवस्था हमारी इतनी समृद्ध थी कि गांव के अंदर अकाल नहीं पड़ता था,
गांव के बाहर ही पड़ता था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि हर एक को हर दूसरे की ज़रूरत थी, जो कि अब नहीं रह गई। जिसको हम लोग ज़मींदार कह करके रिडिक्यूल करते हैं आप, और ये बात अलग है कि उसने शोषण कम नहीं किया होगा उन लोगों ने, लेकिन ये ज़रूरी था कि उनका गांव की जो आबादी है वो ज़िंदा रहे किसी भी तरीके से। तो वो किसी भी अपने रियाया को मरने नहीं देता था, है ना? तो वही मैं कह रहा था। और ये बातें मुझे बहुत से वृद्ध लोगों ने बताई कि देखिए हमारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता था, गांव के बाहर अकाल पड़ता था लेकिन गांव में नहीं पड़ता था, क्योंकि सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक बात। और दूसरे ये कि जीवन शैली सादा थी, मतलब ये नहीं था कि आज का पॉम्प एंड शो। मैंने पूछा भाई शादियों में कितना खर्चा होता होगा, तो बोलते हैं 500 रुपये में शादी हो जाती थी। आज कितना भी मनी जो है डिवेल्युएट हुआ हो, 500 रुपये का कितना रुपया हो गया होगा आज उस समय का। बोलते हैं साहब पीले रंग में धोती रंग ली और गुलाबी रंग में साड़ी रंग ली और ये सब कर लिया और शादी हो गई। जो कुछ खाने पीने में खर्चा हुआ वो हुआ, शादी का तो कोई खर्चा नहीं था। बोलो रईस आदमी भी है, कितना भी रईस है, तो उसको देख करके आप नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि ये हजारों बीघे का मालिक है, कोई उसके चेहरे से नहीं दिखाई पड़ता। बोलते हैं आप फटे हाल है, वो भी आपको दिखाई पड़ता है उसी वजह से, टिप टॉप ऊपर से नीचे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा, लेकिन उसका बैकअप तो था नहीं, है नहीं। बैकअप होता तो आज हमारे यहाँ ना तो बाढ़ से हमारा इतना नुकसान होता और ना अकाल से इतना नुकसान होता, लेकिन हो रहा। जी। तो जो अंग्रेजों के समय से जो समस्या शुरू हुई और जिसको आगे हमारे नेता, अफसरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों ने उसको बढ़ाया, क्या कहीं आप उसका समाधान देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी सुन भी रही है? जिस तरह से आपकी एक एक्सपर्टीज है इस एरिया में, चाहे नदियों की, बिहार की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, आपने डीप रिसर्च किया, आपने पूरा जीवन दे दिया बिहार की नदियों पर, अपने जो भी आपकी मुहिम चली या आपने जो काम किए, या आपने जो रिसर्च की, जो आपने डीप स्टडी की, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो सुझाव है, जो आपके समाधान है, उनको सुना जा रहा है? और क्या सुझाव और समाधान आप दे रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए? और एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि हम अपनी नदी वापस चाहते जी। हमारी नदी हमको लौटा दो, तो हमको जो कुछ करना होगा वो हम कर लेंगे। हमारी मिट्टी आ जाएगी हमारे पास, हमारा पानी हमारे वापस आ जाएगा, उसके साथ जो कल्चर जुड़ी हुई है वो भी हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि उस वक्त शुरू में लोग बताते हैं कि बरसात के मौसम में अगर कभी चांद निकल जाता था तो सारे औरत मर्द मिल करके वो गाने के लिए निकल पड़ते थे, नाव में पानी लेकर, नाव लेकर के पानी में उतर जाते थे और उसमें नाच गाना भजन सब हो जाता था नाव में। ख़त्म हो गया। हमारी नई पीढ़ी तो नहीं जानती ऐसा होता। महिलाएं जो थी हमारी, मुझे बताया गया कि पानी का आवाहन करती थी कि माँ बहुत देर हो रही है, आ क्यों नहीं रही। तो वो थाल वाल लेकर के नदी को फूल चढ़ाया जाता था, उसका आवाहन किया जाता था कि अब आओ। नाव यानी नदी जो थी, कहते हैं कि उनकी वो दुआ कबूल कर लेती थी और उनके गांव की तरफ आना शुरू कर देती थी। रही 2-4 दिन रही, वो बोलते थे ना 2.5 दिन की बाढ़ होती थी हमारी, तो 2-4 दिन रही। उसके बाद अब होता था कि माँ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब फिर आना, जब हमको ज़रूरत होगी तो फिर आ जाना। तो उस पर भी फूल पत्ती चढ़ाई जाती थी कि अब जाओ। अगर वो फूल पत्ती चढ़ाने पर नहीं जाती थी वापस, तब महिलाएं इकट्ठी होकर के उस पानी में सिंदूर डालती थी। हमारी जितनी नदियां हैं ये सब लड़कियां हैं। ट्रेडिशनली हम लोग मानते हैं कि अविवाहिता हैं, कन्याएं हैं, उछल कूद मचाती हैं अपना, तो नदी को धमकाते थे। हमारी महिलाएं मिलकर के उस नदी को धमकाती थी कि अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। और कहते हैं, मान्यता है कि नदी उस सिंदूर के डर से भाग जाती थी। न होता हो, लेकिन ये है कि जो भी लोगों की मान्यताएं थी। और एक मौसम में नदी कई बार आ जाती, तो सिंचाई की जो ज़रूरतें थी वो तो पूरी हो जाती थी लोगों की। उसकी परिभाषाएं भी अलग थी कि नदी में जब बाढ़ आती है, पानी बरसना शुरू होता है, तो जो गर्मी के मौसम की धूल है जो कि वो सेटल होती है पहले पानी से,
तो वो भी एक उत्सव का माहौल होता है। मैं समझता हूँ कि सारे देश में किसी न किसी तरीके से मनाया जाता है। पहला पानी आया तो एक उत्सव के तौर पर, फिर उसके बाद वो पानी बढ़ता बढ़ता आपके इतना खेतों में इकट्ठा हो जाता है कि आप बीजारोपण कर सकें। उसके बाद नदी का पानी अगर बढ़ता हुआ आपके गांव तक आ जाए, तब कहते हैं कि ये बाढ़ हुई। हमारे यहाँ जी जो मान्यता है तब वो कहते हैं कि ये बाढ़ आ गई। और ये भी मान्यता थी कि कहते थे कि ये बाढ़ जो है खूंटा देख करके डरती है। जानवरों को बांधने का जो रस्सी से खूंटा गाड़ते हैं, तो पहला घर जो पड़ेगा गांव का या गांव के किनारे आउटर पेरिफेरी में जो घर बने हुए हैं, वहाँ जो जानवर बनते हैं तो ना स्वभावतः ऊंचा होता है क्षेत्र, उसमें पानी आमतौर पर नहीं आता है। तो लोग कहते थे कि वो खूंटा देख करके नदी भाग जाती थी। और बाढ़ तो 2.5 दिन की होती थी, इससे ज़्यादा की तो होती नहीं। तो वो 2.5 दिन की बाढ़ हम लोगों ने अब 2.5 महीने की कर ली। और जो खूंटा देख करके बहने वाली है तो उसमें तो हमारे जानवर मारे जाते हैं। कई बार 2007 में तो हज़ारों की तादाद में जानवर मरे। ये सारा कुछ हुआ, 2008 में भी वही हुआ, तो जानवर मारे जाते हैं। तो वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका था हमारा कहने का, और मैं बता रहा हूँ कि जब वो अगर कभी 20-25 साल के अंतराल पर वो नदी का पानी गांव में प्रवेश ही कर जाए, तो उस बाढ़ को गांव के लोग बाढ़ नहीं बोलते थे, बोह बोलते कि ये बोह आ गई हमारे प्लिंथ लेवल तक, या हमारे आंगन में पानी आ गया। फिर उसके बाद भी पानी अगर और बढ़े और वो खिड़कियाँ डूबने लगी, खिड़कियाँ बहुत कमी होती हैं गाँव के घरों में उस समय, ट्रेडिशनल घरों में, लेकिन वहाँ तक अगर पानी आ जाए तो उसको कहते हैं कि अगर भैंस पानी में खड़ी खड़ी हाथी हो जाए तो वो बाढ़ नहीं होती, वो बोह नहीं होती, वो हुम्मा होती, हुम्मा बोलते जी। फिर उसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर दूँ हुम्मा होती है। उसके बाद अगर छप्पर पर पानी आ जाए तो उसको साह बोलते थे वो लोग, कि उसमें लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, और साह के बाद प्रलय होती है। और ये भी कहना था कि कोई भी आदमी अपने जीवन में 2 बार साह नहीं देखता था, क्योंकि इतना के बाद आती थी। अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ एक शब्द है फ्लड, और दूसरा है डिल्यूज, बीच में कुछ नहीं है। तो जो लोग ये भोगते थे उन्होंने उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखे थे। किसी ने जानने की